बुलेटिन में हम आपको चुन चुन कर वो वीडियोस दिखाते हैं जो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स YouTube, Facebook, Instagram पर सबसे ज्यादा वायरल हुए। तो अगर आप अनकट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या क्या ट्रेंडिंग कंटेंट मिस कर रहे हो, 3 मिनट के अंदर सबसे पहले वो झलक देख लीजिए। तो एक तरीके से उन्होंने क्या बोला कि हम लोग मर्डरर्स हैं। आजकल जब मैं ये बातें सुनता हूँ, अपने दोस्तों से बातें करता हूँ, उनका सिर्फ 2 राय आती हैं। इस देश में अगर डॉक्टरी करनी है तो देश छोड़ दो, और देश में आया तो डॉक्टरी छोड़ दो। यू शुड नॉट से समथिंग अबाउट कि कुछ भी आपको उस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए जो आपको पता ही नहीं है। हमें अभी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और फोकस करना चाहिए। ये जो बाबा रामदेव जैसे इशू हैं, ये एक पॉलिटिकल डिबेट ज़्यादा लगती है या एक प्रमोशनल डिबेट ज़्यादा लगती है बजाय एक अच्छी डिबेट के। बाबा रामदेव के बयानों से जो विवाद खड़ा हुआ है उसे लेकर हमने दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से बात की। आपने उसी की झलक इस स्टोरी में देखी। अगर आपको ये पूरी स्टोरी देखनी है तो आप अनकट के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विजिट करें। ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आमिल, क्योंकि शादी का लड्डू खाने के लिए ये कपल इतना उतावला था कि इन्होंने अपनी आधी गेस्ट लिस्ट के साथ अपनी कॉमन सेंस को भी जमीन पर ही छोड़ दिया। इंटरनेट पर इस कपल के काफी चर्चे हुए क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा स्पाइस जेट का प्लेन चार्टर कर लिया और प्लेन में ही 7 फेरे ले लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे पूरा देखिए सिर्फ अनकट पर। 2 बड़े ही इजी शरबत की रेसिपी जो आप गर्मियों में पीना बहुत पसंद करेंगे। ये मैं अपने घर में बहुत रेगुलरली बनाती हूँ क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स हर घर में आसानी से मिल जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। फूड ब्लॉगर शगुन मल्होत्रा की इस पुराने दिल्ली की फेमस प्यार मोहब्बत शरबत और एप्पल शरबत की पूरी रेसिपी जानने के लिए जाइए अनकट पर और देखिए ये वीडियो। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी चीज सिखाने वाली हूँ जो ना सिर्फ वेजिटेरियंस की फेवरेट है बट नॉन वेजिटेरियंस को भी बड़ी स्वाद लगती है। तो आज हम बनाने वाले हैं मैक आलू टिक्की, वो भी घर में, और बहुत ही आसान होता है इसको बनाना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और दिखाती हूँ आप लोगों की इसकी मेकिंग। अगर आप जानना चाहते हैं इस बर्गर की रेसिपी तो पूरी वीडियो देखिए सिर्फ अनकट पर। जिस प्रकार के रोल मुझे मिलते थे मैं तो तैयार नहीं थी करने के लिए, बहुत अनरियलिस्टिक थे मेरे हिसाब से, बट दे वर डूइंग वेल। तो मैंने मना कर दिया, तो फिर मेरे पास कोई काम ही नहीं था। पिक्चरों में तो वैसे ही मुझे मेन काम नहीं मिलता था, कभी भी नहीं मिला बिफोर बताइयो। सो फिर मैंने कहा गंदा काम, बुरा काम, जो मेरे को बुरा इन द सेंस जो मुझे पसंद नहीं है इस वक्त वो करना मुझे ठीक नहीं लगा। नीना गुप्ता ने और क्या क्या कहा और क्या रहा उनके लिए सबसे चैलेंजिंग रोल, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल इंटरव्यू जो मिलेगा आपको सिर्फ अनकट पर। मे बी आई पिक अप एक्सेंट्स वेरी इजी, तो मैं 2-3 दफे सुन लेती हूँ कोई बात, या मैं 2-3 दिन लोगों के साथ टाइम बिता लेती हूँ तो मैं उनका एक्सेंट बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ। आई स्टार्ट टॉकिंग लाइक देम। तो मैं अच्छा मतलब मिमिक्री बहुत अच्छी करती हूँ मुझे लगता है। बट और मेरी पहली फिल्म जो गैंग्स ऑफ वासेपुर थी वो भी बिहार में सेट थी, तो मुझे लगता है कि कुछ पुराने जन्म का कुछ है, कुछ बाकी है जो बार बार मुझे ऐसे रोल मिलते हैं। हुमा कुरैशी का मयंक शेखर के साथ ये इंटरव्यू और जितने भी वीडियोस की आपने अभी झलक देखी उन सब के फुल वीडियोस आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो चाहे कोविड के सभी अपडेट्स हो, वैक्सीन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट खबर हो, एंटरटेनमेंट हो, फूड हो, इन सभी इंफॉर्मेशन के लिए आपको अलग अलग जगह जाने की अब जरूरत नहीं है। सीधा अनकट को आप फॉलो कर सकते हैं। पर अब बात करते हैं उन वीडियोस की जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है भाई, बीसीसीआई ने बता दिया है कि बचा हुआ आईपीएल अब यूएई में 3rd वीक ऑफ सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में होगा। पर जो बीसीसीआई ने नहीं बताया वो मैं बता रहा हूं। आपके फेवरेट कई प्लेयर शायद इस बचे हुए आईपीएल में हिस्सा ना ले पाए। देखिए वीडियो। बेन स्टोक्स, इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की कुंडली में शायद इस साल का आईपीएल नहीं है। जब अप्रैल में आईपीएल शुरू हुआ तो बेन स्टोक्स पहले मैच में बैटिंग करते हुए डक पर आउट हो गए थे और जब फील्डिंग करने उतरे तो कैच पकड़ने के चक्कर में उंगली तोड़वाकर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। अब जब आईपीएल सस्पेंड हुआ तो राजस्थान रॉयल्स को लगा कि उनका स्टार वापस आ जाएगा। पर आईपीएल अब जिस टाइम शेड्यूल पर होने की बात हो रही है उस टाइम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मैच स्केड्यूल्ड है। इसलिए हो सकता है कि इस साल बेन स्टोक्स हमें आईपीएल में ना दिखाई दे। जोफ्रा आर्चर,
आर्चर को वैसे ही इस साल जब आईपीएल शुरू हुआ था तो अपनी फिटनेस की वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम से नाम वापस लेना पड़ा था और इंजरी की हालत अभी भी ऐसी है कि जोफ्रा आर्चर इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज तक भी फिट हो जाएं तो वो ही बड़ी बात होगी। ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड उनके वर्कलोड का ख्याल रखते हुए मुश्किल ही है कि उनको आईपीएल खेलने की इजाजत दे। इसके अलावा इंग्लैंड ओडीआई और टी20 टीम के बाकी खिलाड़ी भी जैसे कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन ऑयन मॉर्गन, राजस्थान रॉयल्स के लिए जॉस बटलर, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जॉनी बेस्टो और लास्ट मोमेंट में टीम में ड्राफ्ट किए गए जेसन रॉय, चेन्नई सुपर किंग्स के इस सीजन में जान बने मोइन अली और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर सैम करन और दिल्ली कैपिटल्स के लिए फास्ट बॉलर क्रिस वोक्स और एक और फास्ट बॉलर टॉम करन भी शायद अवेलेबल नहीं होंगे। कायरन पोलार्ड, जी हाँ, मुंबई इंडियंस के पॉली काका भी आईपीएल के आधे बचे हुए मैचेस से बाहर हो सकते हैं और इसका रीजन वेस्टइंडीज का कोई इंटरनेशनल टूर नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो बीसीसीआई बात करके उसको कैंसिल करवा देती। पोलार्ड भाई साहब के ना होने की वजह है आईपीएल की इस विंडो का कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल के साथ क्लैश होना। अब ये सीपीएल तो वेस्टइंडीज बोर्ड का ही टी20 टूर्नामेंट है और पोलार्ड है वहां की बड़ी टीम त्रिनबागो नाइट राइडर्स के कैप्टन। तो अगर सीपीएल और आईपीएल की डेट्स में क्लैश होता है तो कायरन पोलार्ड भी हमें आईपीएल के कुछ मैचेस में देखने को नहीं मिलेंगे। क्रिस गेल, यस, अब जो प्रॉब्लम पोलार्ड के साथ है वही प्रॉब्लम क्रिस गेल के साथ भी है। कैरेबियन प्रीमियर लीग का आईपीएल डेट्स के साथ क्लैश, और सिर्फ पंजाब किंग्स के क्रिस गेल ही नहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्रे रसल और सुनील नारायण, चेन्नई सुपर किंग्स के ड्वेन ब्रावो, दिल्ली कैपिटल्स के शिमरन हैटमेयर और पंजाब किंग्स के ही निकोलस पूरन, निकोलस पूरन का तो शायद पंजाब मिस ना करे, 6 इनिंग्स में 4 बार डक पर आउट हुए थे जब आईपीएल हुआ था। पर जो भी हो, सभी वेस्टइंडीज के प्लेयर्स इस साल का बचा हुआ आईपीएल मिस कर सकते हैं अगर सीपीएल और आईपीएल का डायरेक्ट क्लैश हुआ तो। पर बीसीसीआई की तरफ से माना यह जा रहा है कि वो अपना इन्फ्लुएंस से सीपीएल को थोड़ा पहले पुश कर देंगे, पर उसके लिए वेस्टइंडीज जो पाकिस्तान के साथ 5 टी20 और 2 टेस्ट मैच खेलने वाला था, उस सीरीज में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वैसे जिन प्लेयर्स का मैंने नाम लिया, ये ज्यादातर प्लेयर्स वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, तो मुझे लगता है कि वहां बात बन सकती है। क्योंकि आप ही बताओ, वेस्टइंडीज के प्लेयर्स के बिना आईपीएल देखने में मजा आएगा क्या? कोविड केसेस की वजह से सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, सभी चीजें थम सी गई हैं। अनकट के तरुण इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखा रहे हैं सबसे वल्नरेबल तबके से आने वाली दिल्ली की सेक्स वर्कर्स की जिंदगी का हाल। नोटबंदी का टाइम पे भी छोट का है। नोटबंदी से समझ लो रोड में काम धंधा कम ही हो रखा। नोटबंदी से पहले थोड़ा काम धंधा था, नोटबंदी से कार रेट गिर गए इधर भी। यहाँ पे मैंने आई थी जब इंदिरा गांधी मरी थी 84 साल में। यहाँ तो मेरे को हो गया 40-45 साल से हो गया। अपनी मर्जी से कमा रही हूँ, 2 पैसा जोड़ रहा हूँ। जब मुझे पैसा रहेगा दुनिया लोग पूछेगा, पैसा नहीं रहेगा सब्जी कोई पानी तक नहीं पूछेगा। वही पैसा है इधर उधर करके 1-2 काम होता है। अभी तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो मैं कस्टमर को किसी के पास छोड़ देती हूँ। मैं जाता नहीं हूँ। मैं आज 5-6 साल हो गया मैंने कमरे में जाने बंद कर दिया। लड़कियों के पास छोड़ती हूँ, जो 350 देता है वो 50 रुपये देती है, जो 300 रुपये देती है वो 50 रुपये देती है। मेरे लिए 100-200 मेरे लिए बहुत है। मैं हाय नहीं करता हूँ। बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। तो वो क्या करते हैं बच्चे तीनों अभी? बच्चे पढ़ाई करते हैं। तीनों बच्चे पढ़ाई है। तो स्कूल की फीस लगती है उनकी? स्कूल की फीस लगती है, मगर क्या करें अभी फ़िलहाल तो अभी ऑनलाइन चल रही है। अच्छा, तो ऑनलाइन में फीस मांग रहे नहीं मांग रहे? फीस मांग रहे जब तो अभी घर पे पढ़ाई छुड़वा के बैठे हैं। अभी मोटा मोटी कितना एक महीने में खर्चा आ जाता है? मोटा मोटी कम से कम उनको ही 20,000 रुपये खर्चा आता है उनका ही एक महीने में। हाँ, उसका 10 क्लास के ट्यूशन वगैरह क्लास है ना, तो उसका आ ही रहा है अभी। तो अभी फ़िलहाल हम अभी तो ज्वाइन कर ही नहीं रहे, अटेंड नहीं कर रहे हैं। क्लास के बारे में कुछ अभी सोच ही ना रहे। स्कूल के तो अभी ये ऐसा चल रहा है, तो स्कूल की फ़ीस की तो माफ़ करना ही चाहिए ना कम से कम। पिछले साल मार्च में जो लॉकडाउन लगा था तब से लेके अभी तक बीच में जो मतलब आपके लोग आते हैं वो आ रहे हैं अभी? नहीं, अभी तो नहीं आ रहे, पुलिस वाले आने नहीं देते हैं। यहाँ जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उनमें से किसी को वैक्सीन लगी अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं लगी किसी को। वैक्सीन भी नहीं लग रही? नहीं। तो अभी खर्चा कैसे चल रहा है?
कैसे चल रहा है? अब यही वो दीदी दे देती है, एनजीओ वाली दीदी, थोड़ा बहुत राशन। हम लोग सब मिल बांट के बना लेते हैं। और अब उन लोगों के लिए वीडियो जिनको हिस्ट्री बहुत पसंद है। आज है 30 मई और आज के इतिहास में अविनाश राय कहानी बता रहे हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जिसके 7वें राष्ट्रपति जियाउर रहमान की ठीक 40 साल पहले आज ही के दिन 1981 में हत्या कर दी गई थी। आज से ठीक 40 साल पहले की बात है। तारीख वही थी जो आज है, 30 मई। साल था 1981। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान चिटगांव के सर्किट हाउस में आराम फरमा रहे थे। अचानक से उस सर्किट हाउस पर सेना की 3 टुकड़ियों ने हमला बोल दिया। सेना की उन टुकड़ियों के पास सबमशीन गन, रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड फायरिंग राइफल्स थी। और ये सेना की टुकड़ियां किसी दुश्मन देश की नहीं थी, ये बांग्लादेश की सेना की ही टुकड़ियां थीं जिन्होंने विद्रोह कर दिया था और जो अपने ही राष्ट्रपति की हत्या करने पर आमादा थीं। इन विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल मोतिउर रहमान, लेफ्टिनेंट कर्नल महबूब और लेफ्टिनेंट कर्नल फजले हुसैन, जो बांग्लादेश की सेना में अधिकारी थे। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से चिटगांव के सर्किट हाउस पर हमला कर दिया। उसके बाद सैनिक सर्किट हाउस में घुस गए और एक एक कमरे में जाकर राष्ट्रपति की तलाश करने लगे। राष्ट्रपति के सैनिकों ने जियाउर रहमान को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हर तरफ से घिर चुके जियाउर रहमान को आखिर में कर्नल मोतिउर रहमान ने अपने हाथ से गोली मार दी और कई राउंड फायरिंग की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस गोलीबारी के दौरान बागी हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोतिउर रहमान और लेफ्टिनेंट कर्नल महबूब भी मारे गए थे। मेजर खालिद और मेजर मुजफ्फर फरार हो गए थे, जबकि कैप्टन मोसलेहुद्दीन पकड़ा गया था और उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। जांच के दौरान यह पता चला कि राष्ट्रपति को मारने की साजिश रची थी लेफ्टिनेंट कर्नल मोतिउर रहमान ने, जो चटगांव के कमांडिंग जनरल ऑफिसर मेजर जनरल मोहम्मद अबुल मंजूर के बेहद खास हुआ करते थे। चटगांव यात्रा के दिन यानी कि 29 मई को राष्ट्रपति ने मेजर जनरल मोहम्मद अबुल मंजूर का चटगांव से ढाका तबादला कर दिया था और इससे मोहम्मद अबुल मंजूर खफा हो गए थे। उन्हें इतना तक कह दिया गया था कि जब राष्ट्रपति चटगांव के पटेंगा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो मोहम्मद अबुल मंजूर को वहां मौजूद रहने की भी जरूरत नहीं है। जियाउर रहमान की हत्या की साजिश इसी का बदला थी। हालांकि इससे पहले खुफिया विभाग की ओर से राष्ट्रपति को ताकीद की गई थी कि वो 1 जून तक चटगांव की अपनी यात्रा को टाल दें क्योंकि खतरा है, लेकिन राष्ट्रपति जिया ने खुफिया विभाग के आदेश की अनदेखी की और नतीजा ये हुआ कि 30 मई 1981 उनके जीवन का आखिरी दिन साबित। तो अगला वीडियो है वो उन सभी लोगों के लिए है जो कोरोना को मात देकर अपने घर सकुशल वापस आ गए हैं। अनकट पर हम बहुत सारे डॉक्टर्स की सलाह भी आप तक ला रहे हैं ताकि आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के चक्कर में नहीं, असली और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही सुने। हेल्थ अनकट में इस बार क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन लवलीन कौर समझा रही हैं कि कैसे पोस्ट कोविड रिकवरी में आप अपना ध्यान रखें। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोविड रिकवरी के बारे में। तो इसमें कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं, पहले हम वो बात करते हैं। इसमें हमने 6 फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। पहला, इस टाइम पे आपको काफ़ी फटीगनेस और लेथार्जिक, लेजीनेस ऐसी फीलिंग आ रही होगी, तो इसको रिकवर करने के लिए हमें एनर्जी बूस्टिंग फूड चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात, हमें चाहिए प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ रीगेन करनी है, हमारे मसल टिश्यू ब्रेक हुए हैं, तो हमें यहाँ पर प्रोटीन रिच फूड की रिक्वायरमेंट है। लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा गट हेल्थ ये स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोविड के टाइम पे अपना कुछ स्टमक इन्फेक्शन भी फेस किया होगा, तो इस टाइम पे स्टमक को इम्प्रूव करने के लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोबायोटिक्स हमारे लाइव बैक्टीरियाज हैं जो हमें फर्मेंटेड फूड से मिलते हैं। और इसके अलावा हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड जैसे कि विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम ऐसी चीज़ें भी चाहिए जो हमें सिर्फ सप्लीमेंट या पिल फॉर्म में नहीं, हमें खाने से भी मिल सकती हैं, जो हम अपनी डाइटरी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी इन्फ्लामेशन को कम करें और जो फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट कर सकें, एंटी इन्फ्लामेटरी रिच फूड और एंटी ऑक्सीडेंट रिच फूड जो है इस टाइम पे हमें चाहिए। और साथ ही साथ में बॉडी को हाइड्रेशन करना है, पानी का इंटेक अच्छा देना पड़ेगा ताकि जो वायरस इन्फेक्शन आपने कैच किया था बॉडी में उसको एक जगह ना मिले और उसका ट्रैवल जोन जो है वो खत्म हो। हमारी बॉडी में हाइड्रेटिंग मोड से जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम को भी एक क्षमता मिलेगी इन सब चीज़ों के साथ फाइट करने के लिए। इन सब रूटीन में जो चीज़ें हमें
अवॉइड करनी है वो सबसे पहली है कैफीन। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक ले रहे हो कि मुझे बहुत फटीग हो रहा था, टायर्ड फील कर रहा हूँ, एनर्जी नहीं लग रही है, तो बस चाय का कप पी लेते हैं और एनर्जी ठीक हो जाएगी। ये चीज़ें आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन और क्रिएट करेंगी और टेनिन का जो एंजाइम है वो आयरन को ट्रैवल नहीं होने देगा, जिससे ऑक्सीजन और कम होता है। सो हमें कैफीन जो है वो यहाँ पर कम करना है। नंबर 2, हमने रिफाइंड और प्रोसेस फूड इसमें नहीं लेना है, जैसे कि हमारे बिस्किट, नमकीन, रस, मैदे से बनी हुई चीज़ें, जो चीज़ें आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करती हैं, हमने उनको अवॉइड करना है। नंबर 3, हमने फोर्स फीडिंग नहीं करनी है, बिकॉज इस टाइम पे अगर आपकी बॉडी रिकवरी में है तो बिना बात से हमने ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना है कि हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, कि हमने अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो खाना देना है। जितना ज़्यादा आप खाना ज़्यादा प्रोवाइड करोगे जो रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो सारी एनर्जी बॉडी की डाइजेशन में लग जाएगी, जबकि यहाँ पर हमें एनर्जी चाहिए थी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। सो हमने ओवर फीडिंग नहीं करना है, इतना खाना खाना है जिससे आपकी बॉडी की एपेटाइट जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए और आपको एनर्जी बूस्ट हो। हमने ओवर एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर आप पहले एक्सरसाइज बहुत करते थे और रिकवरी पीरियड पे आपको लगता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ और एकदम से मैं कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट स्टार्ट कर दूँ, तो वहाँ पर आप गलती करोगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी बॉडी के मसल टिश्यू अभी रिकवरी मोड पे हैं। तो हाँ, इस रिकवरी जोन पे अगर हम एकदम से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे तो वो आपकी बॉडी को इंजरी दे सकते हैं। हमें इतना वर्कआउट करना है जिससे आपकी बॉडी रिकवरी के टाइम पे बूस्टिंग ऑफ एनर्जी में हेल्प कर सके। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप अपना इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट बढ़ा सकते हो, एकदम से बॉडी को हिट नहीं करना है। हमने अल्कोहल और स्मोकिंग का इंटेक नहीं रखना है, बिकॉज अल्कोहल और स्मोकिंग एक टॉक्सिक फूड है और टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेमेशन और बढ़ेगी। और भगवान ने आपको एक नया जीवन दिया है, तो जितना सात्विक और एक अच्छा प्लांट बेस्ड डाइट खाएंगे वो चीजें आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में और हेल्प करेगा। और अब OnePlus 9 सीरीज के सबसे सस्ते फोन OnePlus 9R का लॉन्ग टर्म रिव्यू। 40,000 का फोन है तो आपको इतने पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं चाहिए, डिटेल में सब बता रहे हैं अयाज। आज टेक्निडीजी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं OnePlus 9R का लॉन्ग टर्म रिव्यू। चलिए जानते हैं कि 2 महीने यूज करने के बाद मुझे ये फोन कैसा लगा और इस रेंज में दूसरे फोन्स के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। सबसे पहले बात बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील की। सो फोन काफी हैंडी है, हाथ में बड़ा नहीं लगता और जब आप इसे रेगुलर यूज करेंगे तो विल फील के कॉम्पैक्ट डिवाइस है जिसको आप इजीली एक हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं। बैक पर जो ग्लास है वो थोड़ा स्लिपरी है, बट फोन की ग्रिप अच्छी है। बिना कवर के मैंने फोन को यूज किया है और एक बार भी हाथ से फिसला नहीं है, विच इज गुड। OnePlus 9R की डिस्प्ले ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। स्क्रीन पर आपको बड़े वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, कंट्रास्ट और सैचुरेशन लेवल बैलेंस रहते हैं। 120 हर्ट्ज स्क्रीन है तो ऐप टू ऐप ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ है, इंटरैक्शन फ्लॉलेस लगता है। पर ब्राइटनेस के मामले में मुझे इस रेंज में Samsung S20 FE की डिस्प्ले OnePlus 9R से थोड़ी बेहतर लगी, वो ज्यादा ब्राइट है। वैसे 9R की इंडोर्स और आउटडोर्स पीक ब्राइटनेस काफी अच्छी है और व्यूइंग एंगल्स में भी मैंने कोई टिंट ऑब्जर्व नहीं किया। Now let's talk about OnePlus 9R's कैमरा परफॉर्मेंस। सो यहाँ पर आपको Hasselblad की कलर साइंस का फायदा नहीं मिलता, पर फिर भी आई वुड से कि कैमरा डिसेंट है। इट्स एज गुड एज OnePlus 8T। डे लाइट में फोटोज में आपको अच्छे कलर्स मिलते हैं, एक्सपोजर और सैचुरेशन लेवल ऑन पॉइंट रहते हैं, बट कभी कभी फोन डायनेमिक रेंज अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता और ये सेम इशू 8T और OnePlus 7T में भी था। वैसे क्लोज शॉट्स अच्छे आते हैं विद प्रॉपर एज डिटेक्शन। ओवरऑल इट्स अ गुड कैमरा सेटअप इफ नॉट द बेस्ट। अब बात करते हैं 9R के प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की। तो इस डिपार्टमेंट में 9R इस रेंज के दूसरे सभी फोन्स को काफी पीछे छोड़ देता है और उसकी सबसे बड़ी वजह है ऑक्सीजन OS। चाहे Mi 11X Pro हो, Samsung S20 FE हो या फिर Vivo X60, OnePlus 9R लॉन्ग टर्म रिव्यू में सभी फोन से अच्छा परफॉर्म करता है। 2 महीने मैंने इसे यूज किया है और कोई भी लैग इस बीच मैंने फेस नहीं किया। मल्टीटास्किंग पर भी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है और गेमिंग करते वक्त भी कोई फ्रेम ड्रॉप्स और हीटिंग इश्यूज मैंने फेस नहीं किए। स्टैंडर्ड 4500 mAh की बैटरी यहाँ पर दी गई है और इजीली 1 दिन का बैटरी बैकअप मुझे इस पर मिल गया। सो टू सम अप, OnePlus 9R एक काफी बैलेंस डिवाइस है, डिस्प्ले अच्छी है, कैमरा अबव एवरेज है और ऑक्सीजन OS की वजह से लॉन्ग टर्म में इसकी परफॉर्मेंस इस रेंज में दूसरे फोन से मुझे बेहतर लगी। तो ये था आज का अनकट बुलेटिन। न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, टेक, ग्राउंड रिपोर्ट्स, ह्यूमर, डॉक्टर, भाई अनकट की हमारी दुकान पर आपको सब कुछ मिलेगा। आप हमें YouTube, Facebook, Instagram पर फॉलो करिए। @ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। याद रखिए, जिंदगी में पॉजिटिव रहना है और कोरोना नेगेटिव रहना है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।